अभी एक चीज समझना कि दुनिया में सब कुछ साइकोलॉजी है और एक साइकोलॉजी ही है जो सब कुछ जानती है। और मैंने जितना साइकोलॉजी पे लिखा बोला है ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हमेशा रहेगा। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया साइकोलॉजी समझे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के पास ही सारे जवाब हैं। क्या हुआ और क्यों हुआ, क्या होगा, इसका जवाब तो सिर्फ साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी दे सकती है। और मेरा इंटेंशन एक ही है ये नए डे टू डे वीडियो बनाने के पीछे कि आप लोग साइकोलॉजी समझें। अभी एक बात बताएं कि भारत के दिल में क्या है? क्या है भारत के दिल में? ऐसा मत समझना कि दिल सिर्फ मनुष्य का होता है, नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, एवरीथिंग साइकोलॉजी नाम की किताब में मैं बहुत विस्तार से समझा चुका हूं कि सब कुछ साइकोलॉजी है। तो भारत भी एक साइकोलॉजी है, उसका भी अपना दिल है। और भारत क्या है? 130 करोड़ की आज की पॉपुलेशन भारत है। और इस भारत के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में क्या है? उसकी अपनी एक तासीर है, उसकी अपनी एक साइकोलॉजी है। इन 130 करोड़ लोगों की अपनी एक साइकोलॉजी है, आप समझिए। और ये साइकोलॉजी आज की नहीं, ये युगों से है। युगों से भारत में वाद विवाद हमेशा से वेलकम रहा है, विरोध मोस्ट वेलकम रहा है, चर्चाएं सब कुछ होती रही है इस धरती पर। यही इसकी तासीर है, प्रेम, विभाजन नहीं, ये उसकी मूल तासीर है। ऐसा नहीं है कि इसको बदलने की कोशिश नहीं होती, लेकिन कितना ही बदल लो, कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही हो हंगामा कर लो, इसकी तासीर कभी नहीं बदलने वाली है। मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं। अभी चुनावों के परिणाम कैसे आते हैं, कौन कैसे वोट देता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं सब कुछ जानता हूं कि 130 करोड़ में से कितने कितने पॉकेट से कौन कैसे सोचता है। और ये सब आपको सीखना चाहिए। 130 करोड़ के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को आपको पकड़ते आना चाहिए, और वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अभी छोटी सी बात समझें। क्राइस्ट यहूदी घर में पैदा हुए थे, यहूदी धर्म के खिलाफ बोले, उनका अंजाम क्या हुआ? उन्हें सूली पर लटका दिया गया। सोक्रेटिस को जहर दिया, मंसूर का गला काटा। लेकिन आपने कभी यह सुना कि भारत में ऐसा कुछ हुआ? हुआ? बुद्ध हिंदू धर्म के खिलाफ कितना बोले, कितना किया, क्या आपने कभी सुना? नहीं। कबीर कितना बोले हिंदू और मुस्लिम दोनों के खिलाफ, कुछ हुआ? कभी नहीं। कृष्ण ने तो उस जमाने में कह दिया था कि अर्जुन, जिन वेदों की तू दुहाई दे रहा है, एक आत्मज्ञानी के लिए वो छिछोरे जलाशय से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बदबू मारते जलाशय हैं। तो क्या हुआ? कृष्ण को हमने सबका भगवान माना। समझ लेना, ये भारत की तासीर है और इसको कोई बदल नहीं सकता। यहां पर विरोध करने वाले को सूली पर लटका दो, भुट्टो की तरह फांसी पर लटका दो, ऐसा होने वाला नहीं है। इस बात को आप समझें, थोड़ा सा समझें कि भारत आजाद हुआ, आजादी कांग्रेस ने दिलवाई, बरोबर ना? अभी कांग्रेस में गांधी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, इतने बड़े बड़े नेता थे। तो जिस पार्टी में इतने बड़े नेता और जिसने आजादी दिलाई है, उसे चुनाव जीतता ही था और वो जीतती चली गई। लेकिन फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, देश की तासीर चेंज करने की कोशिश करी जबरदस्ती। और ये जबरदस्ती भारत को पसंद नहीं है। और 1977 में पहला चुनाव कांग्रेस हारी। मैं उस समय छोटा था, लेकिन मैंने पापा से शर्त लगाई थी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी ये दोनों खुद चुनाव हार जाएंगे
और मुझे आज भी याद है, पापा सो गए थे लेकिन मैं रेडियो सुन रहा था, और ठीक 2:30 बजे के आसपास मुझे अब भी याद है, पहला अनाउंसमेंट बीबीसी पे हुआ था कि संजय गांधी चुनाव हार गए, और उसके 1-1.5 घंटे बाद इंदिरा गांधी के भी हारने की खबर आई थी। समझे आप? उसके बाद में क्या हुआ? मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे, फिर भी चरण सिंह ने इंदिरा जी को जेल में भेजा। बस जनता पार्टी चुनाव हार गई, क्योंकि यहां के हृदय में सहिष्णुता है, प्रेम है। इंदिरा को जेल, इंदिरा जीत गई। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझें, इस देश की तासीर में प्रेम है, सहानुभूति है। इस देश की तासीर में विभाजन नहीं है, द्वेष नहीं है, और कोई भी कितनी ही कोशिश कर ले उसे चेंज नहीं कर सकता। इंदिरा जी का मर्डर हुआ, राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीट जीत गए। क्यों? सहानुभूति, प्रेम। अभी सब जानते हैं कि अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, ठीक है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे अनेकों की कोशिश के कारण अंग्रेजों को भागना पड़ा। लेकिन आप मूल बात नहीं समझ रहे हैं। जो जलियांवाला बाग का जुल्म करा, वो भारत के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी दिन तय हो गया कि अब देश आजाद होकर रहेगा। इस बात को समझें, इसकी तासीर को, भारत के मिजाज को, भारत की साइकोलॉजी को एक लिमिट से ज्यादा छेड़ा नहीं कि भारत की तासीर, भारत का मिजाज खड़ा हो जाता, और फिर सामने कोई भी हो उसे हटा देता है। मुगलों ने शासन किया, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने भारत की तासीर के साथ छेड़खानी की, मुस्लिम कट्टरता फैलाने की जैसे ही उसने कोशिश की, पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। बस इस तासीर को पहचाने, इससे एक लिमिट से ज्यादा जो भी छेड़छाड़ करेगा ना, वो फेंक दिया जाएगा। सो मैं सबसे कहना चाहता हूं, राजनेताओं से खास करके कहना चाहता हूं कि आप चुनाव जीतने के लिए जो भी उटपटांग हथकंडे अपनाते हो, उपद्रव करते हो, लंबे चलने वाले नहीं है। इस देश की तासीर से जो भी छेड़खानी करेगा उसे मिटा दिया जाएगा। कोई भी पंडित, मौलवी, पादरी हो, राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, और हमें अपनी इस तासीर पर नाज है, हमें अपनी साइकोलॉजी पर नाज है, हमें अपने भारत पे नाज है। इसलिए यहां पर कोई विरोध में बोलता है तो न सुनने की आदत वाले समझ जाएं। कोई विभाजन करता है, कोई झगड़वाने की कोशिश करता है, कोई नफरत करता है, तो इस देश में नहीं चलेगा। फिर उसके लिए और समझते क्यों नहीं है, पाकिस्तान की हालत क्या हो गई। सो कट्टरता नहीं चलती, मैं कहता हूं वही सही, ये नहीं चलता, और ये भारत की तासीर नहीं है। सो मेहरबानी करके ये समझ लीजिए कि भारत के दिल में क्या है, और रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि आपके दिल में भी वही होना चाहिए, तभी आप सच्चे भारतीय हैं। थैंक यू वेरी मच। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. दीप त्रिवेदी एक मशहूर वक्ता और लेखक हैं, जिनकी मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर 650 घंटे से भी ज्यादा समय तक वर्कशॉप कंडक्ट करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। साथ ही उन्होंने मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, सब कुछ साइकोलॉजी है, 101 सदाबहार कहानियाँ, आप और आपका आत्मा तथा 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं। यही नहीं, भगवत गीता की साइकोलॉजी पर दीप त्रिवेदी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है।